अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। अच्छा बच्चों, अभी एक आपकी एक क्लास ले रही हूँ, उसके साथ ही अभी कुछ देर में एक और क्लास अरेंज करूँगी आपकी। वो अभी आपको मिल जाएगी, तकरीबन थोड़ी देर में ही मिलेगी, क्योंकि उसकी स्लाइड्स का थोड़ा सा मसला है, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आज ही अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग 7-8 बजे तक देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में। देखो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, वो डायरेक्ट उनका हीट से कांटेक्ट होता है। जैसे हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, हमारा हीट से डायरेक्ट कांटेक्ट है, सूरज की शुआएं हम पे डायरेक्ट पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पानी हो, फिर पानी में से शुआएं होकर फिर हम तक आएँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रही थी, असल में बिल्कुल अभी अभी आई, मेरा घर आने का जल्दी ही था, लेकिन थोड़ा सा आते हुए बस वगैरह से लेट हो गई। तो हमारा क्या है, हमारा हीट से डायरेक्ट कांटेक्ट है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है, जब हमारा डायरेक्ट हीट से कांटेक्ट है ना, तो हमारी स्किन डायरेक्ट फेस कर रही होती है सूरज को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है हाई। सही है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसको लो करने के लिए हमारी बॉडी में होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, देखो आपकी स्किन जो है ना, उसके अंदर मौजूद है रिसेप्टर। उसका काम होता है हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करना। जैसे उसे पता है आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो रिसेप्टर सिग्नल भेजेगा किसे, ब्रेन को। सही है, ब्रेन क्या करेगा, फ़ौरन से एक सिग्नल भेजेगा किसको, अफेक्टर को। अफेक्टर क्या होगा, अफेक्टर या तो कोई ग्लैंड होगा या ऑर्गन होगा। अब जब ज़ाहिर है आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है, जब आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है ना, तो आपका ग्लैंड या ऑर्गन क्या होगा, आपकी जो स्किन है ना, इसके नीचे एक किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं स्वेटिंग ग्लैंड, यानी ऐसे ग्लैंड्स जो पसीना प्रोड्यूस करें। तो क्योंकि हमारा हीट से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसकी वजह से कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे स्वीट ग्लैंड्स क्या करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी से पानी का लॉस होता है, और अगर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमारी बॉडी से पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, ठीक है। ये वैसे आप लोगों का इतना डिटेल नहीं था कि रिसेप्टर ये वो, लेकिन एक अच्छी बात है कि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से होता है। 3 ही तो वर्ड हैं, रिसेप्टर, ब्रेन और इफेक्टर, याद रहेगा मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं जैसे आर्थ्रोपोड है, सही, आर्थ्रोपोड पता है ना, कॉकरोचेस जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, मोलस्कस, आपके स्नेल वगैरह, रेप्टाइल्स उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल है या इस तरह के जो पेट के बल लिंकते हैं। बर्ड्स, परिंदे, फीडर्स होते हैं या मैमल्स, ये ही सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं इस हैबिटेट में। कैसे, क्योंकि इनके पास होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इनकी बॉडी किससे कवर होती है, एक्सोस्केलेटन से, ये थिक स्किन से, सही है। जिसकी वजह से क्या होता है, इनका पानी जो है वो कम लॉस होता है, ज़्यादा नहीं लॉस हो पाता, क्योंकि इनकी स्किन जो होती है ना, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता हीट से। दूसरा, ये पानी को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, कि जब वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा होता है ना, समझो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी से जा रहा है, पहले ये वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा किडनी में, किडनी और रेक्टम, 2 जगह, पहले किडनी में जाएगा, किडनी में जाएगा, इसमें से कुछ वाटर निकाल लिया जाएगा, सही है, इसमें से कुछ वाटर निकाल लिया। अब ये वेस्ट वाटर फर्दर जाएगा रेक्टम के पास, सही है, रेक्टम के पास जाएगा, तो रेक्टम में भी कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जो आपकी बॉडी के लिए काम आएगा, यानी ये रीअब्जॉर्प्शन चल रही है। उसके बाद जो वेस्ट बचा ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यहाँ तक ये बात समझ आई कि पानी को किस तरह से कंजर्व किया जा रहा है। अच्छा जी, some of them can produce water from fats catabolism with the help of peroxisomes, camel and kangaroos। अच्छा, कैमल में आपने देखा इस तरह की कोहान मौजूद होती है, ठीक है। क्या होता है उस कोहान के अंदर, क्या होता है उस कोहान के अंदर, होता है फैट्स, चिकनाई होती है, ठीक है। तो ये एक एंजाइम का नाम है पेरोक्सिसोम। जो कौन सा एंजाइम होता है, जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है, ये फैट्स को तोड़ता है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उस फैट से बनाता है पानी। तो क्या हुआ कि कैंगरूज और कैमल की पानी की कमी कैसे पूरी हो गई, ऐसे पूरी हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग कंटिन्यूसली पानी पीते हैं, लिक्विड्स वगैरह पीते हैं, तो भी आपकी बॉडी की जो कमी होती है वाटर की, वो पूरी हो जाती है।
अच्छा क्लास, कल हम एक चीज़ पढ़ रहे थे कि देखो मैंने आपको बताया था कि ऊंट जो होता है ना उसके पास एक इस किस्म की कोहान होती है मौजूद। देखिए आप लोगों ने ये देखी होगी, ठीक है। इस किस्म के ऊंट की बॉडी के ऊपर होता है। मैं बॉडी ऊंट की ड्रॉ नहीं कर सकती इसलिए मैंने बता दिया इस तरह की एक होती है। अच्छा, उसके अंदर मौजूद होते हैं फैट्स। क्या मौजूद होते हैं? फैट्स। फैट्स को किया जाता है कैटाबोलाइज। क्या किया जाता है? कैटाबोलाइज। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबोलाइज क्या होता है? इसका मतलब होता है चीज़ों को तोड़कर कोई नई चीज़ बनाना। तो ये लोग क्या करते हैं, कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स या कैंगरूज जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इस चिकनाई के और फैट को तोड़कर बनाते हैं वाटर, ठीक है। और इसमें एक एंजाइम की हेल्प लेते हैं जिसको हम कहते हैं पेरोक्सीसोम्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, पानी को कंटिन्यूसली पीना और लिक्विड वाटर को यूज़ करने से भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर पानी की कमी नहीं होती। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की। अच्छा जी, एक्सक्रीशन क्या होता है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैटाबोलाइज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। देखो क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होती है? हमारे अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है? एनाबॉलिज्म। और एक होता है यही कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीज़ों को तोड़ते हैं और एनाबॉलिज्म में चीज़ों को जोड़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में जब हम मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चल रहा हो और वो प्रोटीन को और कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। जैसे कि अभी आप लोग तो छोटे लेवल पर है ना, इसलिए आप लोग को नहीं पता। जैसे एक चीज़ होती है न्यूक्लिक एसिड। देखो प्रोटीन के अंदर भी अमोनिया मौजूद, नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी मौजूद होता है नाइट्रोजन। अब गौर से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, क्या कह रही हूँ, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर मौजूद होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। ये एक एलिमेंट है, याद है हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी बॉडी के लिए होता है हार्मफुल, सही है। तो नाइट्रोजन को आपकी बॉडी से निकालना पड़ता है। तो होता है क्या है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो वो लोग प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को जब तोड़ते हैं, ठीक है, जो भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन हो, जब वो ऐसे कंपाउंड्स को तोड़ते हैं तो इनके पास कुछ किस्म के सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, नुकसानदेह सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये अमोनिया होता है या यूरिया होता है या यूरिक एसिड होता है। देखो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया तो डायरेक्ट वाटर और नाइट्रोजन मिलके निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यूरिया जो होता है ना वो ह्यूमंस एक्सक्रीट आउट करते हैं। ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गए ना, हम लोग हैं, हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया का अखराज करते हैं, सही है। अच्छा जी, अब जो बर्ड्स होते हैंगे या इंसेक्ट्स होते हैंगे या ऑर्थोपोड्स वगैरह होते हैं, ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, अभी कभी आपने बर्ड का वेस्ट प्रोडक्ट देखा है? बर्ड्स का वेस्ट प्रोडक्ट कैसा होता हैगा कि ना तो वो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड होता है, बल्कि वो सेमी फ्लूइड होता हैगा। यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का दोनों होते हैं, यानी सेमी फ्लूइड होता है। तो हम अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इन तीनों को क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। अगर इसमें कोई बात ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। इफ़ दिस कंपाउंड्स रिटेन इन द बॉडी एंड एक्यूमुलेट, अगर ये कंपाउंड्स रह जाए बॉडी में, रिटेन का मतलब होता है रह जाए, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना। जब ये कंपाउंड्स बॉडी में रह जाए और एक्यूमुलेट हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं? आपके सेल्स और ऑर्गन को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें इनको क्या करना चाहिए? इनको हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना चाहिए। तो ये जो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, यानी जब आप किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, कैटाबॉलिज्म चल रहा हो, तो उसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जब हम उन्हें अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अच्छा, ये तो हमने बात की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स वगैरह की। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स का ना चक्कर थोड़ा सा दूसरा होता है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वो लोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को कैटाबोलाइज किया, यानी तोड़ा, तो उनके पास क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये क्या करते हैं, वाटर जो होता है ना, वाटर, तो ये हम क्या कहते हैं, वाटर एक यूज़फुल चीज़ है, वाटर हमारे काम आता है, ठीक है। वाटर क्या है? यूज़फुल है, वाटर टॉक्सिक नहीं है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना,
उसको भी ये लोग यूज़ कर लेते हैं। आपको पता है प्लांट्स के कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज़ करते हैं, याद है हमने गैसियस एक्सचेंज में पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं। और वाटर क्या है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस है ही नहीं। अच्छा जी, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, ये उनको यूज़ कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है प्लांट्स के अंदर ना वेस्ट प्रोडक्ट्स पे जाइलम या फ्लोएम वगैरह होते हैं ना, ये ख़राब हो जाते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनको अपने पौधों के अंदर लगा देते हैं। यानी जो लकड़ी बनती है ना, लकड़ी आपको पता है कैसे बनती है, मरे जो डेड फ्लोएम और जाइलम होता है ना, उसकी हेल्प से बनती है लकड़ी। ये अब आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो बात समझाना चाह रही हूँ उसको समझो कि प्लांट जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को ज़ाया नहीं करते, बल्कि उसको भी यूज़ कर लेते हैं। जबकि हम लोग अपने वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। वजह ये कि हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन नुकसानदेह है। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन की। तो एनिमल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट। अब नाइट्रोजीनस वेस्ट हमने पढ़ा था, अभी पीछे हमने पढ़ा था नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या क्या होता है। हमने पढ़ा अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है ना, यही पढ़ा है हमने। तो देखो किसके अंदर अमोनिया होता है, कौन यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, कौन यूरिया को करता है। मैं आपको ये बात बता भी रही थी। अच्छा, फिर क्या होता है, इनके जो वेस्ट होते हैं ना, देखो प्लेनेरिया जो है ना, ये एक किस्म का वर्म होता है जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस एक ग्रुप है उससे ताल्लुक़ रखता है। प्लेनेरिया इस ग्रुप का है। ये फ्लैट होता है, चपटा होता है। सही है। ये ऐसा वर्म होता है, भी आपको दिखाऊंगी। ऐसा कीड़ा होता है, ऐसा रेंगने वाला कीड़ा होता है जो चपटा होता है, और जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है उसको हम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस कहते हैं। इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, देखो अब हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है। किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मतलब ये है कि हमारी जो किडनी है ना, वो हमारा यूरिन बनवाती है। इसी तरह से इनका यूरिन कौन बनवाता है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, वो होते हैं इनके फ्लैम सेल्स, जिनको प्रोटोन नेफ्रिडिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटोन नेफ्रिडिया या एक्सक्रीटरी डक्ट्स। तो ये कैसा यूरिन पास करते हैं, ये डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं, यानी पतला यूरिन पास करते हैं। सही है। और किस में पास करते हैं, अपने टिश्यू फ्लूइड में। यानी अब इनके अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसी में ये लोग अपने यूरिन को पास कर देते हैं। और बाद में वो जो यूरिन होता है ना, वो फ्लेम सेल के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से अर्थवर्म जो ये एनेलिड्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। और इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मेटानेफ्रीडिया होता है, और इनका डाइल्यूट यूरिन होता है, पतला यूरिन होता है। और इनकी जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, यानी इनकी बॉडी का जो सिलोम होता है ना, उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, इस यूरिन को एक्सक्रीट कर देते हैं। फिर बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है वो होता है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के पास होती है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए ये लोग क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये लोग क्या करते हैं, आपने देखा है कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई होगा, हीमोलिम्फ, PH। ये टी जो लगा हुआ है ना, टी की जगह पी आएगा, हीमोलिम्फ। यानी कि ऐसा ब्लड जो बिल्कुल कलरलेस हो। सही है। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो ब्लड है ना, वो क्यों उसमें कलर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर रेड कलर के पिगमेंट्स मौजूद है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह मौजूद है, इनके अंदर ये मौजूद ही नहीं होता। तो इनका ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलर ही नहीं होता। कभी कॉकरोच को काट के देखना, उसके अंदर से ब्लड नहीं निकलता। उसका जो ब्लड निकलता है ना, मतलब वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। तो ये क्या इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या होता है, इनका होता है यूरिक एसिड, पैलेट्स। अच्छा, पैलेट्स क्या होता है, देखो यूरिक एसिड तो समझ आता है, पैलेट्स क्या चीज़ है। पैलेट्स देखो, इनका जो यूरिक एसिड होता है ना, वो इस तरह से ना एक राउंड सा गोल्ड सा ना थिक सा स्ट्रक्चर बनकर निकलता है। राउंड सी ना बॉल लाइक, जो छोटी छोटी सी बॉल्स होती है राउंड सी इस किस्म की या ओवल शेप की, इस किस्म के इनके यूरिक एसिड होते हैं, और पैलेट्स इसी को कहते हैं। अच्छा, हमारे अंदर किडनी होती है, ये जो यूरिन वगैरह बनवाती है। तो हम जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स पे सब आ सकते हैं। फिशेस हो गई हैं, हम इंसान हो गए हैं। ठीक है। और मैमल्स हो गए, बर्ड्स वगैरह सब आते हैं। तो क्या होता है कि यूरिक एसिड किस में प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है बर्ड्स में। हम में क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया। और अमोनिया किस में प्रोड्यूस होता है, अमोनिया एक फ़िश होती है जो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। उस फिश के अंदर अमोनिया मौजूद होता है। ठीक है। और हम लोग अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो ब्लड में हमारे आ जाता है। होता क्या है, देखो वेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले आता है सोर्स में।
सही है। सोर्स में आने के बाद वो जाता हैगा किसके अंदर जाता है, वो जाता है हमारी इन स्ट्रक्चर्स के पास। जैसे अगर मैं बात करूँ वर्टिब्रेट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आया ब्लड में, ब्लड जाएगा किडनी के पास, किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा कि ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करेगा और खून को अलग करके दोबारा बॉडी में भेज देगा। ये अब आप आगे प्रोसेस पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारे साथ ये होता है। और इसी तरह से कॉकरोचेस का हीमोलिम्फ होता है, तो वो हीमोलिम्फ जो होता है ना वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के पास। इसी तरह से अर्थवॉर्म में सिलोमिक फ्लूइड है, सोर्स की जो है प्लेनेरिया की वो टिश्यू फ्लूइड है। फिर क्या होता है हमारे ब्लड से जब किडनी के पास जाता है ना वेस्ट प्रोडक्ट, तो किडनी उसको चेंज कर देती है कि अमोनिया में या यूरिया में, यूरिक एसिड में, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अगर ह्यूमंस है तो यूरिया में कन्वर्ट होगा, अगर बर्ड्स है तो यूरिक एसिड होगा, अगर फ्रेश वाटर की फिश है जिसको ट्रॉट कहते हैं तो अमोनिया में होगा। सही है, ये बात यहाँ तक समझ आ रही है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। अब आ जाओ यहाँ पे मैं दिखाती हूँ फ्लेम सेल्स। फ्लेम किसको कहते हैं पता है? फ्लेम कहते हैं जब आप आग जलाते हो, कैंडल जलाते हो, तो कैंडल की जो इस किस्म की एक होती है ना जो जल रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं, आग। सही है, तो इसके अंदर प्लेनेरिया के अंदर ये है इसका फ्लेम सेल। इसका फ्लेम सेल देखो, इसके अंदर ये जो सीलियाँ है ना, ये धागे लाइक ये ऐसे होते हैं, धागे धागे होते हैं, ठीक है। और ये इनका न्यूक्लियस होता है। तो इनके सीलियाँ ना ऐसे बार बार ना हिल रहे होते हैं, ऐसे हिल रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे मोमबत्ती जो है ना वो जल रही है, बुझ रही है, जल रही है। मतलब मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है ना, ऐसा लगता है वो है ये मोमबत्ती की फ्लेम लगती है। अगर आप इसको यहाँ से देखो तो ये, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, देखो ये आपकी मोमबत्ती आ गई और ये मोमबत्ती के ऊपर वाला। तो अब आप खुद देखो, जब सीलियाँ आगे पीछे ऐसे, इनका तुफ्त जो है ना ये तुफ्त कहलाता हैगा, ठीक है। तुफ्त जो है ना ये कभी यहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है, बीट करता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो सीलियाँ जो धागे होते हैं जो एक बीट कर रहे होते हैंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैंगे फ्लेम सेल, यानी कि ऐसा सेल जो मोमबत्ती की तरह जलता है, इसलिए हम इसको फ्लेम सेल कहते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें से रोशनी वगैरह आती हो। ये आ जाओ मेटानेफ्रीडिया जो अर्थवॉर्म में पाया जाता है। अर्थवॉर्म के अंदर देखो क्या होता है, मेटानेफ्रीडिया एक ऑर्गन है। ये ऑर्गन ऐसा है कि इसके अंदर सबसे पहले ये जो रेड कलर की नज़र आ रही है ना, ये कहलाती है कैपिलरी नेटवर्क। फिर ये जो ब्लू कलर का है ना, ये क्या आएगा? ये इसके होते हैं ब्लैडर होते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो ये ब्लैडर है ब्लू वाला, ये वाला जो ब्लू हिस्सा है ना ये कहलाता है इसका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यानी यहाँ पर वो आती हैं सारे वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो जो ट्यूब्यूल्स होती हैंगी उनको किसने घेरा हुआ होता है? उनको कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ होता है। सही है। अच्छा, अब आप देखो, आपको यहाँ पर एक ओपनिंग नज़र आ रही है, ठीक है, जिसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। ये एक ओपनिंग है, सही है। और एक ओपनिंग ये है जिसके ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये इंटरनल ओपनिंग है। इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट गया, सही है। ये देखो, ये वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर गया, जाने के बाद ये देखो यहाँ से गुजरा, ये गुजर कर ये आया अब रेक्टम में, रेक्टम वो जो उसका डक्ट होता है वहाँ पर, और यहाँ से बॉडी से बाहर निकल गया इस वाली ओपनिंग के ज़रिए। ये बात समझ आया? ये पूरा मेटानेफ्रीडिया है, ये पूरा क्या है? मेटानेफ्रीडिया है। मेटानेफ्रीडिया ऑर्गन है, सही है। जैसे आप अपने किडनी पढ़ोगे ना, जैसे आपकी किडनी आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इसके अंदर एक ऐसे पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलाई है, ये है वो है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारा ऑर्गन है आपका एक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये देखो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो उसके अंदर पाई जाती है कॉकरोचेस में या आर्थ्रोपोड्स में। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स ऐसी होती हैं, ये येलो कलर की नज़र आ रही हैं, ये इस किस्म की होती हैं और ऐसी होती हैं, ठीक है। इसके ज़रिए इनका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है बॉडी से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, ये देखो ये कॉकरोच के मेटानेफ्रीडिया, इसको फर्दर बड़ा करके दिखाया हुआ है। बस यहीं तक है आप लोग का। यहाँ तक जो ना समझ आई हो बात, मुझसे पूछ लेना। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल सा है, लेकिन आगे जो लास्ट पार्ट बचा है ना, ये मैं सेकेंड ईयर के साथ आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि सेकेंड ईयर की बुक में भी और आपकी बुक दोनों में डिटेल में। तो अच्छा है, डिटेल में समझ लो, मगर याद वही करना जितना बुक में लिखा हुआ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं याद करो, समझो सब, याद इंपॉर्टेंट करो। मैं बात बार बार कहती हूँ। और अगर आप लोगों को सेकेंड ईयर के साथ इस तरह से पढ़ने में मसला हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मिस शायद अपनी आसानी के लिए ऐसा करी, नहीं। मैं ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने तरीका सोचा था कि मैं इस तरह से दोनों को मर्ज करके पढ़ा दूँ, सही है। तो अब आप लोगों पर ये बात है कि आप लोगों को अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
फिर एक बच्ची है जहरा जो एक चीज़ पूछ रही थी कि मिस हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक क्या होती है। देखो हाइपरटोनिक, सबसे पहले इसको समझो। हाइपरटोनिक क्या है, जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो और वाटर कम हो। ठीक है, आपने एक गिलास लिया पानी का और उसके अंदर आपने कोई 20 चम्मच डाल दिए नमक और ये आधा गिलास पानी था। अब बताओ ये 20 चम्मच नमक डालने के बाद और इतना सा पानी है जिसके अंदर आपने 20 चम्मच नमक डाल दिया। अब आप मुझे बताओ क्या ये गाढ़ा गाढ़ा नहीं हो जाएगा, पानी हो जाएगा ना, यानी इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो गया, वाटर कम हो गया। तो ऐसा जो वाटर होता है ना, ऐसा जो सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। सही है। अच्छा, अब एक होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है, हाइपोटोनिक। अब ये गिलास है, ठीक है, इसके अंदर पूरा गिलास पानी का है, आपने इसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल दिया बस। तो अब क्या ये पानी अभी गाढ़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट क्या है, कम है और वाटर क्या है, ज़्यादा है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्ट कम हो वाटर ज़्यादा, वो कहलाता है हाइपोटोनिक। अब ये है 1 गिलास पानी का, ठीक है, इसके अंदर समझो 1 चम्मच ही पानी है और आपने 1 चम्मच ही इसके अंदर डाल दिया सॉल्ट, यानी कि दोनों बराबर बराबर डाले ना, तो ये हो गया आइसोटोनिक। यानी जितना सॉल्ट है उतना ही वाटर है, जितना सॉल्ट है उतना ही वाटर है। सही है, ऐसा नहीं है कि सॉल्ट ज़्यादा है वाटर कम है, जितना सॉल्ट है उतना ही वाटर है। तो अगर सॉल्ट ज़्यादा वाटर कम तो क्या होगा, हाइपर टॉनिक। ठीक है, अगर सॉल्ट कम वाटर ज़्यादा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक। अगर दोनों बराबर तो क्या होगा, तो होगा आइसोटोनिक। ठीक है, अब यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ लेना। ज़हरा अगर अब भी ना समझ आया हो तो पूछ लेना।